कट्टा रख के ये बोल रहा है कि 2 लाख पहुंचा देना, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। कौन से स्कूल में किसको पढ़ना है? जाति देख के पढ़ाना है क्या? किसको डॉक्टर बनना है, किस जाति को इंजीनियर बनना है, किस जाति को पुलिस कमिश्नर बनना है? भूख, जरूरतें और रोजगार जाति देख के जरूरत होती है क्या? बुद्धा की धरती की परती पर उगल बंदूक यहाँ। प्रणाम दोस्तों। का हो बाबू, का हाल बा? बबुआ, बाबू, ये मेरे बाबू ने ताना ताया वाला बाबू नहीं है। ये वो बाबू और बबुआ है जो बिहार में बड़े प्यार से अपने समान छोटे को प्यार से बोला जाता है। ये जो बिहार में बबुआ बाबू बोला जाता है, इसकी मिठास ही अलग होती है। और इस बाबू और बबुआ शब्द का यूज मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आज बात करने वाला हूं द चैप्टर ऑफ बिहार खाकी की। सीरीज आप सबने देखी होगी और काफी पसंद भी करी है। इस सीरीज में बिहार के 2006 से पहले की चीजें दिखाई गई हैं। आप सबको बहुत पसंद आई, मनोरंजन का साधन बना, बहुत इंटरटेन किया इस सीरीज ने आप सबको। लेकिन इस इंटरटेनमेंट के पीछे जो खौफ का मंजर, जो डर का माहौल हुआ करता था, उसको समझने के लिए आपको उस समय के बिहार को जानना होगा। ये जो खौफ का मंजर हुआ करता था, लोग बोलते थे बाबू घर से बाहर जब जाते हो तो समय से आ जाया करो। 4-5 बजे के बाद जब शाम ढलने लगती थी, सूर्यास्त की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। ये आईपीएस अमित लोढ़ा की लिखी हुई एक किताब है जो उन्होंने अपने जीवन और अपने जो बिहार एक्सपीरियंस के ऊपर जो लिखी थी, द चैप्टर ऑफ बिहार। ये उस किताब पे बनी हुई फिल्म है। ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस और खौफ उस समय के बिहार वासियों के सबके मन में हुआ करता था। ये जो जात पात, भेदभाव, गुंडाराज और वर्चस्व की लड़ाई है, ये बिहार की जो करंट सिचुएशन है, जो अभी की दशा है, उसकी बहुत हद तक जिम्मेवार है। और ये जिम्मेवार इसलिए है कि वर्चस्व की लड़ाई, जाति पाति, भेदभाव, ये वहां के नेतागण, माननीय नेतागण नहीं बोल सकते क्योंकि वो माननीय बोलने लायक नहीं है, वो अपने वर्चस्व की लड़ाई में इस तरह के गुंडे को, इस तरह के बाहुबलियों को अपने साथ रखा करते थे। हर गुंडे को पता होता था कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूं, और उस गुंडे से जुड़े हुए पब्लिक को भी पता हुआ करता था कि भैया किसके लिए काम करते हैं और किसका हाथ इनके सर पे है। उनको भी पता था। बिहार में जो पुलिस ऑफिसर्स थे, एसपी, आईजी या इस तरह के जितने भी पुलिस ऑफिसर्स थे, उनके लिए वहां काम करना बहुत ही चैलेंजिंग था। चैलेंजिंग सिर्फ इसलिए नहीं था कि वहां गुंडा राज था और गुंडा राज से वो डरते थे, और वहां की कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी जो पुलिस वालों की थी, वो बहुत हद तक करना भी चाहते थे। और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स इस खौफ और डर से ऊपर उठ के करते भी थे। लेकिन उन्हें ये पता होता था कि हम चाहे जो कर ले, एक फोन की घंटी बजनी है और चाहे बंदूक उस गुंडे के माथे पे लगा हो और उस फोन की घंटी पे ये बोल दिया जाए कि नहीं, तो मतलब नहीं। तो आप समझ सकते हैं किसी भी ऑफिसर्स के लिए, कानून व्यवस्था जो कंट्रोल करते हैं उनके लिए, एक गुंडे के सामने खड़े होके और उसको यूं ही चले जाने देना किस मजबूरी को दर्शाता होगा। खौफ का मंजर इस कदर था कि अगर किसी गुंडे को किसी पार्टी ने टिकट दे दिया है, वहां की जनता चाहे ना चाहे वही जीता था। चाहे अब वो वोट से जीते या बंदूक की नोक पे जीते, इससे फर्क नहीं पड़ता, जीतता वही था। हमारे यहाँ कहावत हुआ करती थी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसके हाथ में लाठी है, जिसके हाथ में पावर है, जो बाहुबली है, उसी की भैंस है, मतलब उसी का सब कुछ है। द चैप्टर ऑफ बिहार देख के बड़ा मुस्कुराए होंगे वहां के डायलॉग्स पे, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे जो खौफ बिहार एक समय में देखता था, उस खौफ को अगर आप महसूस करेंगे तो आप समझ सकते हैं एक्चुअली द चैप्टर ऑफ बिहार। दिन दहाड़े किसी की भी किडनैपिंग हो जाया करती थी, चाहे वो डॉक्टर हो, ऑफिसर हो, कोई क्लर्क है, कोई रेलवे में जॉब करता है, बड़े पोस्ट पे है, दिन दहाड़े किडनैपिंग हो जाया करती थी। अगले दिन आपको पता चलता था कि फलाने आदमी का यहां से किडनैपिंग हो गया, यहां से उठा लिया गया। वर्चस्व की लड़ाई थी, गुंडागर्दी थी, पैसे किस तरीके से लोगों से डरा धमका के उस समय लिया जाता था। कोई अगर डॉक्टर है, उसकी सो कॉल्ड संरक्षण करने के लिए कोई गुंडा बंदूक की नोक पे कट्टा दिखा के ये बोलता था कि 2 पेटी महीने में पहुंच जाना चाहिए, तो आप सुरक्षित रहेंगे। किसी और से नहीं, खुद उसी गुंडे से सुरक्षित रहेंगे जो उसकी कनपट्टी पे कट्टा रख के ये बोल रहा है कि 2 लाख पहुंचा देना। और मजबूरन में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और इस तरह के तमाम अधिकारी ये पैसे बिना किसी हिचक के, एक डर के साथ, एक खौफ के साथ पहुंचाया करते थे। कोई ले जाने नहीं आता, खुद पहुंचा के आते थे कि भैया ये रहा 2 लाख रुपया ही महीना का।
किसी महीने ज्यादा किसी प्रोफेशन में कमाई हुई है, बाहुबलियों को पता है कि भैया इसके यहाँ तो इस बार इनकम अच्छा खासा हुआ है, तो वो 2 लाख 4 लाख में बदल जाता था कि बाबू कल पेटी 2 की जगह 4 पहुंचा देना। बिहार में जिंदगी उस समय गुजारना आसान नहीं था। आज लोगों के लिए ये लगता है कि बिहार ऐसा क्यों है। बिहार ऐसा इसलिए है कि बिहार के नेताओं ने उस समय से अब तक बिहार को यहीं रखना चाहा। एक समय के बाद सरकार बदली, बाहुबलियों पे कंट्रोल हुआ, आपसी वर्चस्व में इस तरह की घटनाएं छोटी मोटी आज भी हुआ करती हैं। और जो ये नेतागण हुआ करते हैं ना, वो जाति और धर्म पे लोगों को आज से नहीं सदियों से चूना लगाते हुए आए हैं, और बहुत लोग इस जाति और धर्म के चक्कर में फंसते भी हैं। वहां पे जब वोटिंग हुआ करती थी ना, तो दो गो चीज देखा जाता था। देखा ही जाता था ये जो पार्टी है इसके संरक्षण में कौन गुंडा है। तो जो वोट दिया जाता था ना, तो पहला तो ये रीजन से दिया जाता था उस एरिया में किस बाहुबली का दबदबा है, किस गुंडे का वर्चस्व है। और जो दूसरा रीजन है सबसे बड़ा, वो है इलेक्शन में खड़ा है उम्मीदवार, उसके नमवा के आगे जो टाइटल लगा है ना, जो कास्ट है, वो कौन जाति से आता है, ये देख के लोग वोट किया करते हैं। ये अगर हमारी जाति का है, वोट उसी को जाएगा। तो धर्म की लड़ाई हमारे यहाँ बहुत नहीं थी, हमारे यहाँ जाति की लड़ाई बहुत थी। कौन किस कास्ट का है, किसका बाहुबल ज्यादा है, किसका वर्चस्व ज्यादा है, इस बात की लड़ाई थी। लेकिन जाति पात के नाम पे आज भी जो बिहार और बिहार ही नहीं हर जगह जाति और धर्म के नाम पे जो हो रहा है ना, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। शिक्षा, समृद्धि, बेरोजगारी और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको दरकिनार करके सिर्फ जाति, धर्म और इस तरह का माहौल बनाया जाता है। जो नेता कैलकुलेशन करते हैं ना, वो ये देख के कैलकुलेशन करते हैं कि कौन से एरिया में राजपूत ज्यादा है, कौन से एरिया में ब्राह्मण ज्यादा है, कौन से एरिया में कास्ट ज्यादा है, कौन से एरिया में महतो ज्यादा है, और भी अगर कुछ कास्ट में भूल गया होगा तो। लेकिन जो कास्ट को देखते हुए, जो जाति को देखते हुए वहां की कानून व्यवस्था को वहां के नेता कंट्रोल करते हैं ना, वो सच में दुखद, बहुत दुखद है। अगर कोई बेरोजगार है तो वहां जाति देख के बेरोजगारी नहीं है उसके पास। अगर कोई भूखा है तो किसी जाति को देख के वो भूखा नहीं है। आप अगर किसी को आरक्षण दे रहे हैं, किसी को संरक्षण दे रहे हैं इस बेस पे कि ये इस जाति का है, ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है, ये मिडिल जाति का है। भूख, जरूरतें और रोजगार जाति देख के जरूरत होती है क्या? और ये आप बोलेंगे कि जाति पाति तो बहुत पहले हुआ करता था, अब तो बहुत कम है। बहुत कम है, मानता हूं, चीजें सुधर रही हैं, लेकिन जिस तेजी से सुधरनी चाहिए उस तेजी से नहीं सुधर रही हैं। क्योंकि आज भी देखा जाए ना, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, जस्ट कुछ महीने पहले जेडीयू और आरजेडी ने दोनों फैसला किया कि जातीय जनगणना की जाएगी। क्यों की जाएगी ये जातीय जनगणना? है इसलिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से ब्लॉक में, कौन से प्रखंड में किस जाति के कैंडिडेट को वहां पे टिकट देना है, ये पता करने के लिए कि हाँ भाई इस क्षेत्र में इस जाति के लोग ज्यादा हैं तो इसी जाति के किसी को टिकट दिया जाएगा। और इस मीटिंग में यह तय किया गया कि जातीय जो जनगणना की जाएगी वो क्यों की जाएगी। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, पत्रकारों ने पूछा या और भी लोगों की उत्सुकता थी कि भाई ये जातीय जनगणना क्यों की जाएगी। तो उनका सवाल था कि जाति के हिसाब से हम वहां की सुख सुविधाओं, वहां की प्रगति और पता नहीं क्या क्या सब ठीक करेंगे। क्यों भाई, जरूर से जाति देख के आती है क्या? कौन से स्कूल में किसको पढ़ना है जाति देख के पढ़ाना है क्या? किसको डॉक्टर बनना है, किस जाति को इंजीनियर बनना है, किस जाति को पुलिस कमिश्नर बनना है, ये तय करने के लिए जातीय जनगणना करनी है? लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने हैं इस जनगणना के नाम पे, इसके लिए नहीं। आप अगर एक बेनिफिट इस जातीय जनगणना का अगर बता दें जो सच में एक वाजिब रीजन हो, जो वैलिड रीजन हो, तो मैं मानूं। लेकिन मैं आपके 10 रीजन गिना सकता हूं, और सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपको ये जानना है कि किस क्षेत्र में किस जाति के लोग रहते हैं, ताकि मैं अगले साल इलेक्शन में उसी जाति का, वहां के लोगों के लिए उस जाति का कैंडिडेट खड़ा कर सकूं, ताकि लोग तो वहां के हैं, जाति देखा, वोट मारा, चले गए। जातीय जनगणना नेताओं की जो फायदे हैं ना, उसके लिए है ये। उस क्षेत्र में ब्राह्मण ज्यादा है तो आपके विधायक किसी ब्राह्मण कास्ट के होंगे, इसलिए उस क्षेत्र में राजपूत ज्यादा है तो वहां के उस क्षेत्र में राजपूत का कैंडिडेट हो आपका, इसलिए। जो लालच है वो उस जाति के नाम पे जो वहां जाके भाषण दिया जाएगा ना, वो ये देख के दिया जाएगा कि भाई आगे हमारा स्टेज के आगे जो जनता बैठी है ना, कौन से कास्ट की बैठी है, उस हिसाब से जो माइकवा पे भाषण दिया जाएगा, जो प्रलोभन दिया जाएगा ना, इसलिए है जातीय जनगणना। पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए एक कैलकुलेशन है जातीय जनगणना। ये करिए ना, जाति का
कैलकुलेशन कर लीजिए और हर जात का ना एक वो कर दीजिए कि भैया तुम इस जात के हो तुम डॉक्टर बनोगे, तुम इस जात के हो तुम इंजीनियर बनोगे, तुम इस जात के हो तुम कलेक्टर बनोगे, तुम इस जात के हो ड्राइवर बनोगे। अगर किसी की मजबूरी है, किसी की गरीबी है, किसी की परेशानी है, किसी की भूख है, किसी की बेरोजगारी है, जाति पूछने के बाद आप उसका समाधान देंगे क्या? अगर जनगणना करानी है तो आप इस बात की कराइए ना कि आपके राज्य में, आपके जिले में, आपके ब्लॉक में कितने लोग हैं जो हर रोज भूखे सोते हैं। आपको जनगणना करानी है तो इस बेस पे कराइए ना कि कितने पुरुष और महिला की जो संख्या है बेरोजगारों की, और कितने लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं, इस चीज की कराइए ना। जनगणना आपको करानी है तो कितने स्कूल वहां पे हैं, उस स्कूल में कितने स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, इस चीज की जनगणना कराइए ना। हर स्कूल में किस विषय के टीचर हैं, इस बात की जनगणना कराइए ना। इस बात की गिनती कराइए कि किस विषय का टीचर किस स्कूल में है। एक स्कूल किसी 10 क्लास को चला रहा है 2 टीचर के भरोसे, आपको उसकी गिनती नहीं करनी है, आपको जातीय जनगणना करनी है। ये जातीय जनगणना नहीं, मतलब की जनगणना है। अगर जनगणना करानी है ना तो शिक्षा दर की कराइए, कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं ये जानकारी निकलवाइए, और उस प्रतिशत को, उस शिक्षा की जो कैसे वृद्धि की जाए ना, इस पे विचार कीजिए। जातीय जनगणना कराएंगे। जाति और धर्म के नाम पे जो नेता करते हैं वो सुधरेंगे भी नहीं, कोई भी नेता हो। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, जहां जहां मौका मिलता है वहां 2 धर्मों को लड़ाया जाता है। जहां मौका मिलता है, जहां धर्म पे कोई खास प्रक्रिया नहीं मिलती है तो वहां 2-4 जातियों को मिला के लड़ाया जाता है, और नेता सुधरेंगे भी नहीं। मैं ये लेक्चर उन लोगों के लिए भी नहीं दे रहा। ये तो मैंने सीरीज देखी, पुरानी यादें कुछ झकझोर गई, तो सोचा आप सबसे बात की जाए, क्योंकि बदलाव का तरीका आप लोग हैं। नेता मंत्री तो एक सिर्फ जरिया है, क्योंकि हमसे ये हैं, इनसे हम नहीं हैं। तो ये कंप्लीटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये बदलाव हमसे होगी और शुरुआत हमें ही करनी होगी। शिक्षा को तवज्जो दें कि जो शिक्षित इंसान कर सकता है, जाति पाति से ऊपर उठ के शिक्षा और अपनी ज़रूरतों की बात हमें ही करनी होगी। और इसी के साथ इस वीडियो के लिए आपसे विदा चाहूँगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।